जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग मोहम्मद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर के फोर्थ चैप्टर परमाणु यानी एटम्स के अंतर्गत आज हम लोग इलेक्ट्रॉन का वेग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था बोर त्रिज्या और हमने आपको बताया था कि बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए लागू होता है, यानी जिसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग कल हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा की त्रिज्या निकाले थे, जिसको हम बोर त्रिज्या कहते थे। इसको R1 से रिप्रेजेंट किया जाता था और ये 0.53 एंगस्ट्रॉम आया था। इसको आप लोगों ने देखा था। आज हम लोग ये देखेंगे कि वह इलेक्ट्रॉन जो पहली कक्षा में चक्कर काटता है, उस इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है। यह जानने के लिए अब देखें, हम लोगों ने त्रिज्या के लिए यानी कक्षा की त्रिज्या के लिए जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला देखा था R=n²h²ε0 अपॉन पाई mze² था, जहां n जो था मुख्य क्वांटम संख्या थी या कह लीजिए कक्षा की संख्या थी, ऑर्बिट का नंबर था, और h जो था प्लैंक कांस्टेंट था। ε0 आपको मालूम है माध्यम की वैद्युतशीलता थी। पाई की वैल्यू आपको मालूम है, यम जो था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जेड परमाणु क्रमांक था और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश था। हमने यहां से बताया था कि यन का मान अगर हम बढ़ाते जाएं, यन की जगह पे 1 कर देंगे पहली कक्षा की त्रिज्या निकलेगी, यन की जगह पे 2 कर देंगे दूसरी कक्षा की त्रिज्या, 3 कर देंगे तीसरी कक्षा की त्रिज्या, 4 कर देंगे चौथी कक्षा की त्रिज्या निकलेगी। और इसी तरह से जेड परमाणु क्रमांक है, तत्व का परमाणु क्रमांक जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे उस तत्व के कक्षा की त्रिज्या हमको मिलती जाएगी। तो अब हम ये बताने जा रहे हैं कि वह कक्षा जिसको हम बोर त्रिज्या कह रहे थे, यानी वह कक्षा जिसकी त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो वह किस वेग से गति करेगा, इसकी हम लोग गणना आज करेंगे। तो देखें, जैसा कि आप जानते हैं, ये हम लोगों ने बोर का जो परमाणु मॉडल देखा था, बोर के परमाणु मॉडल में आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटता था जिनका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर हुआ करता था। जहां n जो थी वो कक्षा की संख्या थी या कह लीजिए मुख्य क्वांटम संख्या थी। अब यहां से अगर हम v की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो देखें, v की वैल्यू ज्ञात हम करेंगे तो v = हो जाएगा NH अपॉन ये 2π तो पहले से यहाँ प्रेजेंट है और फिर ये हो जाएगा आपका mr। अब यहाँ पर r की वैल्यू हम रख देंगे, तो r की वैल्यू रखेंगे तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकल जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, v = n और ये हो गया आपका h/2πm और फिर यहां पर हम r की वैल्यू रखेंगे। देखें, r की वैल्यू इतनी है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू। तो अब हम यहां पर कर दे रहे हैं, देखिए r की वैल्यू रख रहे हैं, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो ये हो जाएगा πmze² अपान हो जाएगा n² ε0 हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पर कौन किससे कैंसिल होता है। तो देखें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यम से यम कैंसिल हो जाएगा और फिर यहां पर देखें n से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, h से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अब जो वैल्यू बची है इसको हम यहां रखेंगे।
तो v इज इक्वल टू मिलेगा आपका, देखें ये z और e स्क्वायर ऊपर बचा है, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन नीचे अगर हम देखें तो ये बचा है 2 और ये है h और फिर ये है एप्सिलॉन 0 और अगर इनके साथ हम देखें तो ये n बचा है, ये हो जाएगा 1 अपॉन n। तो अगर हम थोड़े समय के लिए देखें तो Z जो है परमाणु क्रमांक है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, H प्लैंक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 आपको मालूम है माध्यम की वैद्युशीलता है। तो ये पूरी वैल्यू जो आप देख रहे हैं ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर हम कांस्टेंट को हटा करके अनुक्रमानुपाती चिन्ह जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1 अपान n। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है यह मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर n का मान कम होगा तो v का मान अधिक होगा, अगर n का मान अधिक होगा तो v का मान कम होगा। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर n का मान कम है, मान लीजिए n का मान 1 है, तो n का मान 1 यानी पहली कक्षा, तो पहली कक्षा के लिए अगर n का मान कम है तो v का मान अधिक हो जाएगा। मतलब पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन का वेग बहुत ही अधिक होगा। अब इसके बाद अगर n के जगह पे 2 कर दें तो n के जगह पे 2 कर दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेग घटता जाएगा। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा कि पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका वेग सबसे अधिक होता है, दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का वेग उससे कम, तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का वेग उससे कम, चौथी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का वेग उससे कम, और सबसे बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका वेग सबसे कम होता है। कारण ये होती है कि उसकी त्रिज्या सबसे, जैसे जैसे बाहर हटते जाएंगे वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी, और जब त्रिज्या बढ़ेगी तो परिधि बढ़ेगी, परिधि का मतलब दूरी बढ़ जाएगी, और दूरी बढ़ने के वजह से वेग जो होता है वो घट जाता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम पहली कक्षा के यानी यहां पर हम हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहां बोर का परमाणु मॉडल अप्लाई किया गया है। तो हालांकि बोर का परमाणु मॉडल हम अप्लाई किए हैं तो यहां से किसी भी तत्व के पहली कक्षा या किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन चले यहां पर ध्यान पूर्वक देखें, अब हम वैल्यू रखते हैं और वैल्यू रख करके देख रहे हैं क्योंकि हम पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा या कह लीजिए बोहर त्रिज्या जिसको हमने ज्ञात किया था 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में गति करेगा और वो भी हाइड्रोजन की पहली कक्षा होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करेगा, हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे वैल्यू सब रखते हैं और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं Z परमाणु क्रमांक है, Z की वैल्यू हम रख देंगे और ये हाइड्रोजन के लिए ही हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी आपको मालूम है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। H प्लैंक कांस्टेंट है, ये आपको मालूम है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। और फिर ये एप्सिलॉन जो है ये वैद्युतशीलता होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मात्रक लिख लीजिए कूलम मीटर स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर। तो अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब सबकी वैल्यू को यहां हम रखते हैं और रख करके देखते हैं कि भी अब चूंकि पहली कक्षा की त्रिज्या को हम R1 माने थे तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग को हम V1 मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर वैल्यू रखते हैं, Z के जगह पे 1 रख दे रहे हैं,
ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का हम स्क्वायर करेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश का स्क्वायर करेंगे ये 1.6 इंटू 1.6 और 10⁻⁻19 का स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻⁻38 हो जाएगा। और अब इसके बाद यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं, देखिए 2h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, ये आपका 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और फिर यहाँ पर वैल्यू रखते हैं एप्सिलॉन 0 का, ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और यन जो है कक्षा की संख्या है, पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग हम निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पे रख देंगे हम 1 इंटू 1 कर देते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखें फिर ये वैल्यू क्या मिलेगी, ये V1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.6 और फिर देखें अंकों को एक जगह कर देते हैं, पावर को हम एक जगह कर दे रहे हैं तो फिर ये है यहाँ पर नीचे 2 और हम जो है चलिए बाद में कट करेंगे, अभी 2 इंटू 6.63 इंटू 8.85 और देखिए फिर क्या होगा, ये है 10⁻⁻34 और ये है -12, लेकिन देखिए ऊपर है 10⁻⁻38, फिर क्या हो जाएगा, नीचे है -34 और -12 तो ये हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। अब 56 को 56 नहीं 46 हो जाएगा, -34 और 12 को हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका -46, -46 को ऊपर लेकर के चले जाएं तो ये हो जाएगा +46 और फिर 46 में से हम 38 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 8 10⁸ हो जाएगा। तो चलिए अगर हम चाहें तो इसके जगह पे 10⁸ हम इकट्ठे रख सकते हैं। अब ज़रा आप ध्यान पूर्वक देखें, ये हो गया 10⁸। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि फिर इसकी वैल्यू क्या आती है। तो अब जो है अगर हम ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देखें तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे ये दोनों दशमलव हट जाएगा और नीचे ये हट जाएगा और फिर अगर हम ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें तो देखें ऊपर यहाँ हम कर देते हैं 100 और फिर नीचे हो जाएगा ये आपका 885। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। तो 2 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 और फिर और कुछ कटने लायक तो है नहीं, तो फिर ये हो जाएगा आपका V1 इज इक्वल टू 8 इंटू 16 और इंटू ये है 100। और देखिए एक काम और करते हैं, ये 10⁸ को हम 10⁶ इंटू 100 कर सकते हैं तो एक और 100 कर देते हैं और फिर ये हो जाएगा आपका 10⁶ और फिर यहाँ नीचे आ जाएगा आपका 663 और ये हो जाएगा 885। अब जो है इसको 5 से हम कटा सकते हैं तो इसको अगर हम देखिए अब इसको कटा लीजिए और कटाने के बाद इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये 2.16 लगभग करके ये वैल्यू आती है, 16 नहीं बल्कि ये 2.19 करके ये वैल्यू आती है और ये हो जाएगा 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो इसको भी आपको याद में रखे रहना है कि पहली कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन का वेग 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होगी, ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और आपसे जो ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे ऑप्शनल क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है।
तो पहली हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा की त्रिज्या, जिसको हम बोहर त्रिज्या कहते हैं, इसको भी याद रखे रहिएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। और पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग हम निकाले हैं, या कह लीजिए कि बोहर त्रिज्या में, या वह कक्षा जिसकी त्रिज्या बोहर त्रिज्या के इक्वल होती है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है ये 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड होता है। इसमें एक और टर्म आता है, वो होता है सूक्ष्म संरचना नियतांक कहलाता है। सूक्ष्म संरचना नियतांक, सूक्ष्म संरचना नियतांक जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है? ये सूक्ष्म संरचना नियतांक जो होता है, यह V1 का मतलब पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग, V1 और C जो है प्रकाश का वेग, इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख लेते हैं तो V1 की वैल्यू है 2.19 इंटू 10⁶, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन का प्रकाश का वेग आपको मालूम है 3 इंटू 10⁸। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है ये 1/137 होती है। इसको आप याद रखे रहिएगा, ये सूक्ष्म संरचना नियतांक है। सूक्ष्म संरचना नियतांक की वैल्यू जो होती है 1/137 होती है। ये चीजें जो है आपको, 2-3 चीजें जो हैं आपको हमेशा याद रखे रहना है दिमाग में अच्छी तरह से, तभी आप जा करके इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार जो है हमें उम्मीद है कि आज आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, यानी 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड होता है, और सूक्ष्म संरचना नियतांक की वैल्यू 1/137 होता है। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, या सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि देखिए पहली कक्षा की त्रिज्या मालूम हो गई, फिर हमको ये भी मालूम हो गया कि पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, और फिर हमें ये भी मालूम हो गया कि जैसे जैसे कक्षा की त्रिज्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का वेग घटता जाएगा। ये भी हम लोगों ने सिद्ध करके देख लिया। अब हम देखेंगे कि पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर काटता है, नाभिक के चारों तरफ पहली कक्षा में चक्कर काटता है, उसको कितनी ऊर्जा की जरूरत होती है। और फिर ये भी देखेंगे कि ये ऊर्जा मिलती कहां से है, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काटते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होते हैं। इन स्पेक्ट्रमों का भी विधिवत अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।